बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी टेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 21 में हम डिस्कशन करेंगे हमारी फर्स्ट ईयर की बुक से एक्सरसाइज 6.1 से 6.5 तक के टॉपिक्स। तो आएँ बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और समटाइम्स होल नंबर्स। और इसकी जो आउटपुट आती है जिसको हम रेंज कहते हैं वो रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। ये जो रूल है जो सीक्वेंस को जनरेट करता है, इस रूल में इस फंक्शन में हम नेचुरल नंबर्स को या नेचुरल नंबर्स के सबसेट को पुट करते हैं और जो वैल्यू ऑफ द रूल्स आती हैं, जो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस आती हैं, उनको हम कहते हैं सीक्वेंस है। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस को लिखने की जो जनरल टर्म्स होती हैं वो A1, A2, A3 से रिप्रेजेंट की जाती हैं। ए वो रूल है, वो फंक्शन है जिसकी बात की जाती है, और A1 का मतलब ये है कि 1 पुट करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो इसकी पहली टर्म जनरेट करेगी। A2 का मतलब ये होगा कि उस फंक्शन में 2 पुट करने के बाद जो सेकंड टर्म आई है वो सेकंड टर्म जनरेट करेगी, और ये टर्म्स जो है वो इस सीक्वेंस में लिखी जाती हैं। स्टूडेंट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस में फर्क देखते हैं। अगर किसी सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो इसका मतलब है कि वो फाइनाइट सीक्वेंस होगी, और अगर इनफाइनाइट मैनी टर्म्स होंगी तो उसका इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। एक एग्जांपल देखिए, अगर आपको फंक्शन ऑफ n गिवन है बाय द फॉर्मूला f ऑफ n इक्वल टू 2n, और आपसे कहा जा रहा है कि n बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4। जैसा कि हमने कहा था कि फंक्शन एक रूल है जिसका जो इनपुट है वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो आपने देखा कि सेट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इन नंबर्स को आप इसमें पुट करेंगे तो रेंज क्या आएगी? तो देखिए, जब आप 1 पुट करते हैं तो आंसर 2 आएगा, 2 पुट करके 4 आएगा, 3 पर 6 और 4 पर 8। इसका मतलब है बी ऑप्शन में ये इसकी रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम इसकी जर्नल टर्म पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी nth टर्म जिसको हम जर्नल टर्म कहते हैं, इन जर्नल वो सीक्वेंस को जनरेट करती है, और जर्नल टर्म को लिखने की कोई यूनिक सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है। मसलन इसकी पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, रूल फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन वो रूल जिसने सीक्वेंस को जनरेट किया था वो इसकी जर्नल टर्म को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक रूल हम डिफाइन करते हैं an बाय 2n प्लस 1, तो जब हम इसमें नेचुरल नंबर्स पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हम 1 पुट करें तो आंसर 3 आता है, 2 पुट करें तो आंसर 5 आता है, 3 पुट करके आंसर 7 आता है। तो आपने देखा कि ये रूल है जो सीक्वेंस को जनरेट कर रहा है, और इसको हम इसकी जर्नल टर्म भी कह सकते हैं और इसको nth टर्म भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जैसे एक सीक्वेंस लिखी हुई है 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सोन, तो ये इसकी nth टर्म या जर्नल टर्म कहलाएगी। इसको हम लिखेंगे an इक्वल टू 1/n एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। जैसे जैसे आप इसमें नेचुरल नंबर्स पुट करते हैं, जैसे कि 1 2 3, तो आपके पास ये सीक्वेंस जनरेट हो जाती है। देयर इज नो यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल टर्म। यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि एक सीक्वेंस को कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, -1 रेज टू पावर n या -1 रेज टू पावर n प्लस 2, इन दोनों में जब आप नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे तो सेम सीक्वेंस ही जनरेट होगी। इसका मतलब है जर्नल टर्म की रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होती। इसके अगले पॉइंट में देखते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू एवेल्युएट जर्नल टर्म। जरूरी नहीं है कि जो आपको सीक्वेंस गिवन हो और आप हर दफा उसको जनरलाइज करके कोई nth टर्म फाइंड कर सकें। तो इसके लिए कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होंगी जिनकी आप nth टर्म बनाते हैं, और कुछ की nth टर्म के लिए आप उस सीक्वेंस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते जनरलाइज फॉर्म में। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट्स, कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक फॉर्मूला से जनरेट होती हैं, उनको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2n में जब आप नेचुरल नंबर्स पुट करते हैं तो 2 4 8 अप टू सोन, ये प्रोग्रेशन बनेगी। और इसके अलावा जो स्पेसिफिक फॉर्मूले से जनरेट नहीं होती उनको हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस है। अब हम अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस पढ़ते हैं। सम स्पेशल सीक्वेंसेस। सबसे पहले देखिए कि सीक्वेंस आपके सामने लिखी हुई है ए पॉइंट में, एक सीक्वेंस बी में और एक सी में। फर्स्ट वन को हम ट्रायंगुलर सीक्वेंस कहते हैं, सेकंड वन इज नॉन एज फैक्टोरियल सीक्वेंस, एंड द लास्ट वन विद पास्कल सीक्वेंस। ये हमारी बुक में सीक्वेंसेस नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके पैटर्न्स को, इनकी टर्म्स को आप याद रखेंगे। ट्रायंगुलर सीक्वेंस की जनरलाइज्ड फॉर्म ये है। इसको एक्सपेंड कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है कि एंटी टेस्ट में सवाल पूछा जाए तो इसकी एक्सपेंशन के बाद इसकी कुछ टर्म्स पूछी जाएं। मैंने यहाँ पर कुछ टर्म्स एक्सपेंड करके दिखाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ n की जगह 1 पुट करते हैं तो ये जो रेफरेंस रिलेशन दिया हुआ है, जब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ t की वैल्यू 2 आएगी, तो t2 इज इक्वल टू t1, और यहाँ 1 पुट करें तो 2 बनता है।
अब t1 की वैल्यू हमें बताई हुई है, वो वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो 1 + 2 3 होता है। इसका मतलब है t2 की वैल्यू हमें 3 मिल गई। हमारे पास दो टर्म्स आ गई, पहली टर्म उसने हमें बता दी थी और दूसरी टर्म इसका इस्तेमाल करते हुए हमने फाइंड कर ली जो 3 आई है। अब अगर हम अगली टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में n की जगह 2 पुट करेंगे। जब आप n की जगह 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे t3 बन जाएगा और यहाँ t2 आ जाएगा और 2 + 1 3 होता है। स्टूडेंट्स t2 की इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, 3 + 3 6 बना, इसका मतलब है अगली टर्म 6 आ गई। आपने देखा कि ट्रायंगुलर सीक्वेंस की हमने 3 टर्म्स फाइंड की, 1 3 6, और इसी तरह से फर्दर टर्म्स भी फाइंड की जा सकती हैं। हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इसका नाम पूछ ले, हो सकता है कि एक्सपेंडेड सीक्वेंस लिखी हुई आए और वो पूछे ये कौन सी सीक्वेंस है, तो दोनों फॉर्म्स में आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से बी में लिखा हुआ है फैक्टोरियल सीक्वेंस, ये एक्सप्रेशन फैक्टोरियल सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है और इसमें जो नंबर्स आप पुट करते हैं वो ये नंबर्स हैं 0 1 2, और पुट करने के बाद जब आप f0 f1 f2 की वैल्यूज निकालेंगे तो जो सीक्वेंस बनेगी उसको फैक्टोरियल सीक्वेंस कहा जाता है। ये उसकी जनरलाइज फॉर्म दी हुई है। इसके बाद सी ऑप्शन में जो सीक्वेंस है वो पास्कल सीक्वेंस कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सीरीज। अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स को जमा कर देते हैं तो हमारे पास सीरीज बन जाती है। सीक्वेंस को लिखने के लिए आमतौर पर हम ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब है कि इसमें आप नेचुरल नंबर्स पुट करते जाएं तो ये सीक्वेंस एक्सपेंड होती जाएगी। जबकि सीरीज को लिखने के लिए इस पे समेशन अप्लाई कर दिया जाता है। मसलन इसकी जो nth टर्म है, जो जनरल टर्म है, उस पर आप समेशन अप्लाई कर देंगे और अगर समेशन को एक्सपेंड करें तो आप देखें सीरीज बन रही है। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखें k की वैल्यू 1 पुट कीजिए, प्लस फिर 2 पुट करें, प्लस अप टू लास्ट टर्म n पुट करेंगे तो ये सीरीज बन जाएगी। सीक्वेंस की अगर n टर्म्स हैं तो n टर्म्स के साथ ही वो सीरीज जनरेट होगी। स्टूडेंट्स, पार्शियल सम का मतलब है कि सीक्वेंस के कुछ हिस्से का सम कर रहे हैं। पहली 5 टर्म्स का सम, 10 टर्म्स का सम या फर्स्ट n टर्म्स का सम पार्शियल सम कहलाता है और उसको हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में समेशन इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई हो रहा है और वो कह रहा है ये सीरीज एक्सपेंड करें। हम इसको सीरीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समेशन है, k की जगह हम 1 2 3 और 4 पुट करेंगे और उसको जमा कर देंगे। तो देखिए मैंने जब k की जगह 1 पुट किया, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, तो ये 4 टर्म्स हमारे पास आई। 1 पुट करने से आंसर कैसे आया? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ 1 पुट किया तो 1 - 2 -1 हो गया, पहली टर्म जनरेट हो गई। जब 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और यहाँ 2 पुट करके 0 बन गया। 3 पुट करने से 3 स्क्वायर 9 और 3 - 2 1। इसी तरह से अगली टर्म हमने जनरेट की, सिंप्लीफाई किया तो सम ऑफ दिस सीरीज, जिसको हम पार्शियल सम कहेंगे, 40 के इक्वल आया। इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी एक सीरीज पूछी गई है लेकिन इस सीरीज में कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। स्टूडेंट्स, आमतौर पर जो k वेरी कर रहा होता है, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, वो नंबर यहां मौजूद होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट हो, इसका मतलब है इस कांस्टेंट को हमने 10 टाइम्स प्लस कर देना है, तो हमारे पास इसका आंसर 10c आ जाएगा, जिसकी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक और सीरीज का सवाल है। इस सीरीज के क्वेश्चन में हमें समेशन अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन पर और बाहर लिखा हुआ है 1/3। स्टूडेंट्स, जब आप इसकी पहली टर्म एक्सपेंड करेंगे तो आप k की जगह 1 पुट करेंगे। देखिए जब k की जगह 1 पुट करते हैं तो 3 - 2 1, तो इसकी पहली टर्म बनी 1 माइनस, अब जब यहां पर आप k की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 + 1 4 बनेगा, तो ये टर्म बनेगी 1/4। इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं और अब मैं k की जगह 2 पुट करने लगा हूं। 1/3 तमाम टर्म से बाहर है, उसको हम बाहरी 1/3 एज अ कॉमन लिख लेंगे। अब हम इसकी सेकंड टर्म जनरेट करते हैं, उसके लिए एक 2 पुट करेंगे। जब आप 2 पुट करते हैं 3 × 2 = 6, 6 - 2 4, तो आप देखिए कि ये टर्म आ जाएगी 1/4 और उसके बाद माइनस लिखेंगे और यहां 2 पुट कीजिए तो 3 × 2 = 6 + 1 7, तो 1/7 आ गया। एक और टर्म एक्सपेंड करते हैं। अब आप ये देखिए कि जब इस टर्म को हम लिखेंगे तो इसके लिए हमें इधर 3 पुट करना है। 3 × 3 = 9, 9 - 2 7, यहाँ आंसर आया 1/7 और इसके बाद जब यहाँ 3 पुट करेंगे तो 9 + 1 10, तो आंसर आया 1/10। क्योंकि स्टूडेंट्स ये इन्फिनिट सीरीज है, ये इस तरह से एक्सपेंड करती जाएगी और ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर 1/3 था। अब आप नोट कीजिए कि इसका पैटर्न ऐसा बन रहा है कि इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रही है, ये सेकंड टर्म अगली टर्म की फर्स्ट से कैंसिल हो रही है और सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ पहली टर्म बचेगी जो 1/3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका ओवरऑल आंसर 1/3 आ जाएगा, जो कि इसकी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट नोट पता चला कि इनफाइनाइट सीरीज इज नॉट अ नंबर। जब हम इनफाइनाइट सीरीज को सम करते हैं तो जो आंसर है वो जरूरी नहीं कि कोई नंबर हो, कोई स्पेसिफिक नंबर आए। हो सकता है कि सम एग्जिस्ट कर जाए, क्योंकि इन्फिनिट सीरीज जो है वो या कन्वर्ज कर सकती है या डिवर्ज कर सकती है। तो यही बात बताई जा रही है कि सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज इज नॉट अ नंबर बट एन एक्सप्रेशन विच मे सम टू अ नंबर।
हो सकता है कोई फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम ये जान जाएं कि ये सीरीज किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है, किस नंबर को अप्रोच कर रही है। बहरहाल अगले बोर्ड की तरफ जाते हैं और अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ेंगे सीक्वेंस और सीरीज की। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। अरिथमेटिक सीक्वेंस एक स्पेशल सीक्वेंस है जिसकी कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होता है। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस मैं लिख रहा हूं जिसकी टर्म्स हम लेते हैं 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। मैंने यहां एक इनफाइनाइट सीक्वेंस लिखी और आप ये देखिए कि इसकी कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको जनरलाइज करते हैं। सपोज कीजिए कि फर्स्ट टर्म a है और वो कांस्टेंट नंबर जिसमें ऐड कर रहे हैं वो d ले लें, तो a प्लस d, a प्लस 2d एंड अप टू सो ऑन। इस सीक्वेंस पे गौर कीजिए कि हर कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर ये डिफरेंस d है तो ये डिफरेंस भी d है और हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस d होगा। इसका मतलब है कि ये फॉर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसकी जनरल टर्म लिखना चाह रहे हैं। वो लिखने का तरीका ये होगा कि इसकी जो तीसरी टर्म है उसमें 2 आ रहा है, चौथी टर्म में 3 आएगा, तो इसकी जो nth टर्म होगी एक कम आएगा, मतलब an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ऐसे सारे सवाल जिसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई इंफॉर्मेशन डिमांड करता है हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके उनका जवाब देंगे। इस फॉर्मूले में यूज होने वाले एलिमेंट्स पे बात कर लेते हैं। an इसकी जनरल टर्म है, इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। a1 इसकी फर्स्ट टर्म कहलाती है। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है और d जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसके कॉमन डिफरेंस को। स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें 4 अननोन आ रहे हैं। अब सवाल किस तरह से जनरेट होंगे? चारों में से कोई से 3 की वैल्यू गिवन होगी, चौथी हमने फाइंड करनी होगी। हो सकता है वो हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म बता दे, नंबर ऑफ टर्म्स बता दे और कॉमन डिफरेंस बता दे और आपसे उसकी लास्ट टर्म पूछ ले। यानी कि अगर उसने नंबर ऑफ टर्म्स 10 बताई थी तो वो 10th टर्म पूछ सकता है। मोर ओवर हो सकता है वो आपको लास्ट टर्म बता दे, फर्स्ट टर्म बता दे और कॉमन डिफरेंस बता दे और सवाल पूछे कि बताइए कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी। याद रखें कि जब भी आप n की वैल्यू फाइंड करते हैं n की वैल्यू इंटीग्रल होनी चाहिए। अगर वो पॉइंट में आएगी तो हमारा डिसीजन होगा कि वो पर्टिकुलर टर्म इस सीक्वेंस को बिलोंग ही नहीं करती। बहरहाल अगर वो फर्ज करें आपको an की वैल्यू बता दे, फर्स्ट टर्म बता दे, नंबर ऑफ टर्म्स बता दे, तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि नोट कीजिए कि अगर आप इसको लेफ्ट साइड पर ले आए तो an माइनस a1 ओवर n माइनस 1, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अक्सर हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करना होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला यहाँ जनरेट होगा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि आपने n की वैल्यू निकालनी है। पहले आप इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, an माइनस a1 बनेगा, उसके बाद आप इसको d से डिवाइड करेंगे और इसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने के लिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें आपके सामने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें 5वीं टर्म -2 के बराबर है, 10वीं टर्म 13 के बराबर है और 14 टर्म फाइंड करनी है। याद रखें अरिथमेटिक सीक्वेंस से रेलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होता है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाली जाए। जैसे ही हम ये दोनों वैल्यूज निकाल लेते हैं तो फिर हम उसके हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखें यहां पर 5वीं टर्म उसने -2 बताई थी, तो ये फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो a1 प्लस 4d की वैल्यू -2 आ जाएगी, क्योंकि जब आप 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 4 होता है, तो आपके पास a1 प्लस 4d आ जाएगा। a1 प्लस 4d की वैल्यू -2 आ गई। यहां उसने कहा था कि 10वीं टर्म 13 है, तो इसका मतलब ही हुआ कि a1 प्लस 9d की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमने a1 और d की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करते हैं इनको माइनस कर देते हैं। माइनस करने से a1 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा -5d और जब इसको माइनस करेंगे तो आप देखें कि ये -2 है, ये -13 है, इसका आंसर बना -15। तो d की वैल्यू 3 आ गई। आप d की वैल्यू निकालने के बाद a निकाल लें, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। मैं पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं a1 वैल्यू निकालने के लिए। जब d की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो यहां सॉल्व करने के बाद a1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको तो ले जाके माइनस कर दीजिए, तो -2 -12 मतलब इसका आंसर -14 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पहली टर्म -14 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। अब वो हमसे जो सवाल पूछे हम उसका आंसर कर सकते हैं। उसने 14 टर्म पूछी थी, 14 टर्म का स्टूडेंट्स फॉर्मूला बनेगा a1 प्लस 13d और a1 की वैल्यू -14 पुट कर दीजिए और d की वैल्यू 3, 13 3 39, 39 में से 14 माइनस करें तो 5 और 2,
तो 25 इसका आंसर बनता है, जो कि इसकी सी ऑप्शन में लिखा हुआ था। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं एक दफा फिर आपको बता दूं कि हमने 4 अननोन एलिमेंट्स पढ़े हैं और वो जितने सवाल पूछेगा हमारा पहला टारगेट होगा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालें और फिर जिस टर्म की भी वो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछेगा हम फॉर्मूला लगा के उस टर्म के बारे में उसको बता देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन अगर हमें 2 नंबर्स गिवन हो ए और बी और उनके दरमियान एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो वो फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू a प्लस बी ओवर 2। यहाँ जो सीक्वेंस बनती है वो ये बनती है कि एक नंबर a है, एक नंबर b है, इन दोनों के दरमियान अरिथमेटिक मीन a है। तो क्योंकि सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी तो फॉर्मूला लगाने के बाद जब यहां से a की वैल्यू निकालते हैं तो a प्लस बी ओवर 2 के बराबर आती है। बहरहाल एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे कि अगर 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया जाएगा। फर्दर इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि अगर हमें 2 नंबर्स के दरमियान में एन अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हो तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनका इस्तेमाल इनके क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 आएगी। आप देखिए कि हमें एन अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने थे, 2 टर्म्स ये हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 हो जाएंगी। फर्दर जब आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 आ गई हैं, फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म b है, तो फॉर्मूला ये वाला लगाने के बाद आपके पास जो d की वैल्यू आती है b माइनस a ओवर n प्लस 1 आती है। ये वैल्यू भी अगर आप डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो आप अप्लाई करके क्वेश्चन को एवेल्यूएट कर सकते हैं। थर्ड नंबर, nth अरिथमेटिक मीन। अगर आपने nth अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लास्ट अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि सपोज करें कि आपने 10 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड किए, उनमें से 5वां अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 7वां क्या होगा, मतलब कि nth अरिथमेटिक मीन आउट ऑफ n, यानी कि टोटल आपने n अरिथमेटिक मीन फाइंड किए, उनमें से nth अरिथमेटिक मीन की वो वैल्यू पूछे तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और आगे आने वाले एक सवाल में हमें फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि अगर 2 नंबर्स के दरमियान में आप n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करके उनको जमा करते हैं तो जो आंसर आता है वो n टाइम्स अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसलिए है कि बजाय ये करने के कि आप अलग-अलग n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करें और उनको जमा करें, आप राइट हैंड साइड को वैल्यूएट कर लीजिए। राइट हैंड साइड आपको ये बता रही है कि सिर्फ a और b का अरिथमेटिक मीन फाइंड करें और उसको n से मल्टीप्लाई कर दें। इस फॉर्मूले से रेलिवेंट भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अगले बोर्ड पे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जैसे कि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखें, वो कहता है सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 8। अब ये करने की बजाय कि 5 और 8 के दरमियान हम 5 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करें और उनको जमा करें, हम राइट हैंड साइड से उसको इवैल्यूएट करते हैं। उस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड जो अभी हमने पढ़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये करेंगे कि इन दोनों का अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, मतलब 5 प्लस 8 ओवर 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। उसने कहा, उसने 5 अरिथमेटिक मीन्स कहा था, तभी मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा 13 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 65 ओवर 2, तो इसका आंसर बी ऑप्शन में मौजूद होगा। फर्दर अब वो कहता है कि थर्ड आउट ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। वैसे तो अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया m अरिथमेटिक मीन का आउट ऑफ n, वो फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस सवाल को थोड़ा ट्रिकीली भी सॉल्व किया जा सकता है। आप नोट कीजिए कि 5 में से थर्ड अरिथमेटिक मीन पूछा, ये जो 2 नंबर्स हैं 5 और 8, इनके दरमियान मैंने 5 अरिथमेटिक मीन लिख दिए। नोट कीजिए जो थर्ड वो पूछ रहा है वो दरमियान में आ रहा है, तो हम इन दोनों का अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, यानी इन दोनों की एवरेज फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास A3 का आंसर आ जाएगा। मतलब 5 में आप 8 प्लस कीजिए, उसको 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 13 ओवर 2 आता है। स्टूडेंट्स, सवाल चाहे अरिथमेटिक का हो, ज्योमेट्रिक का हो या हार्मोनिक मीन का हो, आपको याद होगा कि ऐसे एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल a रेज़ टू पावर n प्लस 1, b रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n, अगर मैं पूछूं कि n की किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन अरिथमेटिक मीन बन जाएगा a और b के दरमियान, यानी इसकी वैल्यू a प्लस बी ओवर 2 आएगी, तो आप नोट कीजिए अगर यहाँ आप n की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ऊपर बनता है a प्लस बी और नीचे a रेज़ पावर 0 1 प्लस 1 2 बनता है। तो आपने देखा n की वैल्यू 0 के लिए अरिथमेटिक मीन बन गया। ऐसा सवाल आपको ज्योमेट्रिक मीन में भी मिलेगा और हार्मोनिक मीन में भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन पे वैल्यूज जो है वो आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक सीरीज की। अरिथमेटिक सीरीज की डेफिनेशन ये है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को अगर जमा कर दिया जाए तो हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज बन रही है।
अब अगर हमें पार्शियल सम फाइंड करना है अरिथमेटिक सीरीज का तो दो फॉर्मूलाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। मसलन अगर वो कहता है कि 10 टर्म्स को जमा करें, हमें पहली टर्म भी पता है आखिरी टर्म भी पता है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता तो फिर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन की मदद से, सम ऑफ 18 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। ये सीरीज लिखी हुई है, ये अरिथमेटिक है और इसकी 18 टर्म्स का सम करना है। अब अगर ये अरिथमेटिक है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म लिखी हुई है -8। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? आप यहां से भी देख सकते हैं 7 - 2 की वैल्यू 5 आ रही है और -3 -8 भी 5 आता है। तो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। उसने कहा था 18 टर्म्स का सम करें, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता, इसकी 18 टर्म की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को चूज करेंगे। ये देखिए n/2, n की जगह 18 लगाया, उसके बाद 2a1 की जगह ये वैल्यू पुट की तो -16 बन गया, प्लस n-1 यानी 18 - 1 17 बना और d की वैल्यू 5 पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 621 आता है, जो इसकी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। एक और एप्लीकेशन देखते हैं अरिथमेटिक सीरीज के पार्शियल सम के फॉर्मूला की। आप देखिए कि यहाँ पर टर्म्स लिखी गई हैं 3, 7, 11 और अप टू सो ऑन। वो कहता है इसकी n टर्म्स का सम क्या होगा। पहले तो 3 गिवन टर्म्स को देख के अंदाजा लगाइए कि क्या ये अरिथमेटिक बन भी रही है कि नहीं बन रही। तो आप डिफरेंस देखें, इसका डिफरेंस 4 आ रहा है और इसका डिफरेंस भी 4 आ रहा है। इसका मतलब है अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही है। अब इसको सीरीज बनाते हुए इसकी n टर्म्स का पार्शियल सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां भी हमें लास्ट टर्म नहीं पता तो हम इसी फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे। ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लीजिए कि यहाँ पर हमें a1 की जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू 3 है। यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल रही है वो हमने अभी चेक किया 4 है। और n टर्म्स को सम करने का फॉर्मूला होगा n/2, उसके बाद आएगा 2a1, a1 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 6 प्लस n-1 इंटू d, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4 है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इस 2 को हम दोनों से कैंसिल कर देते हैं। जब इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए n बाहर रह गया, 2 कैंसिल होगा तो 3 प्लस इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2n-2 बनेगा। और स्टूडेंट्स फाइनली इसका आंसर बना 2n+1 और बाहर n है तो n इंटू 2n+1 इसकी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज से रेलिवेंट। इसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का सम करें। पहले हम ये नंबर्स लिख लेते हैं। ये नंबर्स बनते हैं 2, 4, 6 अप टू सो ऑन और लास्ट नंबर है 100। वैसे तो हमें पता है कि टोटल 50 नंबर्स हैं। अगर हमें ना पता हो कि जिन नंबर्स को हम सम करने लगे उनकी तादाद कितनी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे an = a1 प्लस n-1 इंटू d, और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। एग्जैक्ट n की वैल्यू निकालने के बाद जो फॉर्मूला बनता है वो भी मैंने बोर्ड पे आपको लिख के बताया था। बहरहाल अगर हम इनकी तादाद ना पता हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम n निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें हमें n50 पता है तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे। तो इसकी 50 टर्म्स को सम करने के लिए पहले n/2 यानी कि 50/2 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इसकी पहली टर्म और उसके बाद इसकी आखिरी टर्म लिख देंगे। अब अगला स्टेप है सिंप्लीफिकेशन का। आप ये देखिए कि ये बनेगा 102 को डिवाइड करेंगे 2 पर, तो इसका मतलब है बाहर है 50 और अंदर जब आप डिवाइड करेंगे तो 51 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है तो 2550 इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर नंबर 21 की डिस्कशन यहीं पे खत्म होती है। हमारे अगले टेस्ट में, टेस्ट नंबर 21 में इन्हीं टॉपिक से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस आएंगे उन पर हम डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।